हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अपने कोर्स को एग्ज़ाम से पहले पहले ख़त्म कर लिया और आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं OTQs जो कि आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स के आते हैं। अब मैंने आपको सबसे शुरू में एक चीज़ बताई थी कि हमारा मेन फोकस ऑडिट के एग्ज़ाम में या F9 में या F7 के एग्ज़ाम में हमेशा से F7, F9, F6, F5 ये सब्जेक्ट्स जो थे, इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग फोकस रखते थे MCQs के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी। लेकिन ऑडिट एक ऐसा खास पेपर है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस 60 मार्क्स के आते हैं, सॉरी 70 मार्क्स के आते हैं। और अगर दूसरी जगह पे बात कीजिए तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि OTQs होते हैं, MCQs टाइप क्वेश्चंस, वो आते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 मार्क्स के। तो इस चीज की वजह से हम लोगों को ज्यादा फोकस रखना पड़ता है अपॉन द लॉन्ग क्वेश्चंस। 70 का पोर्शन वहां से आ रहा है, जबकि 30 मार्क्स को कवर अप करने के लिए हम लोग आखिर में मेहनत करते हैं, आखिर पे उन पे फोकस करते हैं जब हमारा पूरा का पूरा जो कोर्स है वो खत्म हो चुका होता है, जो पूरा सिलेबस है वो हमारा खत्म हो चुका होता है। बिकॉज ऑफ दिस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द OTQ सेक्शन। अगर पेपर के बारे में आपको थोड़ा सा याद करवाऊं तो पेपर में आपके पास जो OTQs आने हैं, या इनका दूसरा नाम, पहले हम लोग इसको OTQs भी कहते हैं, इसको MTQs भी बोला जाता है, ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय दिस कि इस तरह के आपके पास 3 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स होंगे पेपर के अंदर। और दीज 10 मार्क्स, एक स्टोरी गिवन होगी पूरी, और इस स्टोरी से लिंक्ड 5 MCQs आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब वो 5 MCQs किसी भी टाइप के आ सकते हैं, आइदर दे कैन बी MCQs, either they can be fill in the blanks, either they can be select the correct option। किसी भी टाइप के आ सकते हैं जिस तरह के भी आपने अटेम्प्ट किए, लेकिन फॉर 2 मार्क्स ईच, विच मीन्स के 10 मार्क्स के एक क्वेश्चन के अंदर 5 MCQs आएंगे आपके पास। अब इसी बेसिस के ऊपर तैयार करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा डिफरेंट OTQs अवेलेबल हैं कैप्लन की किट के अंदर, और इन्हीं को जरा अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका MTQ है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ लिंक्ड है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक। अगर मैं उसको याद कराऊं आपको थोड़ा सा, तो चैप्टर नंबर 3 जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर था, ये पहला MTQ इसके साथ लिंक्ड है। अब इस MTQ में ऊपर स्टोरी हमें गिवन है, जिस तरह से यहाँ पे एक पूरी स्टोरी गिवन है फर्स्ट पेज के ऊपर, और इसके बाद इस स्टोरी से लिंक्ड कितने क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 and question 5 for 2 marks each. In total, 10 marks for one OTQ or for one full story. ठीक है, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं एग्जाम में। योर गोल मस्ट बी टू अचीव 30 out of 30 मार्क्स विद इन दीज MTQs। उसकी रीजन ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर आप फिर 20 मार्क्स भी ले लेंगे तो यू विल पास योर एग्जाम। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने जो तैयारी की है वो सिर्फ पास करने के लिए नहीं की हुई, हम लोगों ने जितनी भी तैयारी की है वो 80+ मार्क्स के लिए हम लोगों ने तैयारी की है। हम लोगों ने कोई भी टॉपिक एग्जाम किट के अंदर, या फिर अगर हम बात करें कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा जो कि हमने छोड़ा हो, जो डिफरेंट हो किसी किस्म से, ना ही हम लोगों ने कोई टॉपिक छोड़ा है बुक के अंदर से, नोट्स के थ्रू उसको कवर अप करते आए हैं। तो वंस अगेन, ये यहाँ पे स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 out of 30 मार्क्स, एंड बहुत इजी भी होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरा कोर्स रिवाइज किया होता है और खत्म किया होता है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर स्टोरी को पढ़ें तो स्टोरी क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सिस्टार कॉर्पोरेशन, सिस्टार कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, आर कंसर्न दैट दे आर नॉट करेंटली अप्लाइंग बेस्ट प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड आर सीकिंग टू मेक इंप्रूवमेंट्स। अच्छा, उनके बेस्ट प्रैक्टिस इस वक्त यूज नहीं कर रहे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाता था, बताता था आपके पास एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी को डे टू डे बेसिस पे चलाएंगे और उनको सैलरी रिम्यूनरेशन पे की जाएगी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे, उनको कोई सैलरी नहीं पे की जाएगी, बस ये होगा कि फॉर ईच और दे विल बी पेड अ फी दैट दे गिव टू द कंपनी, ठीक है। हर वो घंटा जो उस कंपनी की मीटिंग में उन्होंने आके लगाया उसके लिए उनको एक फिक्स्ड पेमेंट दी जाएगी, फिक्स्ड फी दी जाएगी फॉर देयर टाइम। अच्छा, फिर इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आगे कमिटीज होंगी, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, रिम्यूनरेशन कमेटी, और ये डिसाइड करेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को नॉमिनेट भी बोर्ड ये नॉन एग्जीक्यूटिव्स करेंगे, और एट द सेम टाइम उनकी सैलरी भी यही सेलेक्ट करेंगे। और फिर एक और कमेटी होगी, ऑडिट कमेटी, जिसके अंडर कौन सा डिपार्टमेंट होगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। थोड़ी सी रिवीजन कर ली हम लोगों ने। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस
कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, लेकिन ये कंपनी अभी इस चीज को फॉलो नहीं करी, लेकिन करना चाहती है। द कंपनी करंटली हैज 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड हु आर पेड अ फी विच चेंजेस एनुअली डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी परफॉर्मेंस। मुझे पहली चीज गलत नजर आ गई कि कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को फी क्यों पे की जा रही है भाई? हमने बोला था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनको परफॉर्मेंस के साथ लिंक नहीं करना आपने। अगर लिंक कर दिया परफॉर्मेंस के साथ, तो वो कंपनी की परफॉर्मेंस अपने लिए बढ़ाएंगे ताकि उनको हाई फी मिल सके। इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे वो। आपने उनको एक इंडिपेंडेंट तरीके से पर और की बेसिस के ऊपर फीस पे करनी है, वो किसी चीज के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए। और यहां पे आपने कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक किया हुआ है, पहली गलत चीज। द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑल सिट ऑन द ऑडिट नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, बिल्कुल ठीक है, सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बैठना चाहिए सारी कमेटीज पे, एग्जीक्यूटिव नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। देर इज करेंटली नो रेफरेंस टू वर्क ऑफ दीज ऑडिट कमिटीज इन द एनुअल रिपोर्ट, गलत बात है। हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक के अंदर यहाँ पे, अगर मैं आपको याद कराऊं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में मैंने आपको बोला था कि एक चीज आपने पढ़ लेनी है खुद से, और वो थी IFRC गाइडेंस ऑन ऑडिट कमिटीज, कि हर एक कमेटी का एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या काम होता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें, तो ऑडिट कमेटी ने एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, वो ये लिखी हुई है। मैंने आपको बोला था इनको आपने एक दफा पढ़ लेना है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये चीजें। अच्छा, अब ये काम नहीं करते, मतलब ये भी गलत हो रहा है। एट प्रेजेंट सिस्टार कॉर्पोरेशन डज नॉट हैव एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, अभी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं है। हमने पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट, नॉट लीगल, लेकिन हैविंग एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट शोज कि आप बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, और ये लोग बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो भी करना चाहते हैं। Function: the sister corporation does not have an internal audit function, but the directors are establishing a team which will be responsible for a range of internal audit assignments. ठीक है, एक टीम बनाई जा रही है अभी। The following is the current proposed structure for the internal audit department. सबसे पहले ऊपर फाइनेंस डायरेक्टर होगा, उसके नीचे हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा। एक मिनट, ये क्या बात हुई? हमने पढ़ा था इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रिपोर्ट करते हैं कौन सी कमेटी को? ऑडिट कमेटी को। और यहां पे मुझे इस लाइन से नजर आ रहा है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट कर रहा है भाई। ये तो गलत हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये तो पहली चीज। अगली चीज ये गलत होगी कि कंपनी जो अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाने लगी है, दे हैव टू मेक इट इन सच अ वे कि वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करे, ना कि फाइनेंस डायरेक्टर को। यहां पे भी ये चीज गलत हो रही है। अच्छा, उसके नीचे एक इंटरनल ऑडिट मैनेजर होगा, फिर उसके आगे एक ऑडिट असिस्टेंट होंगे, 2 ऑडिट असिस्टेंट्स होंगे। लोग भी थोड़े से कम लग रहे हैं मेरे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात आ रही है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसी कंपनी में होते हैं जहां पे एक बड़ी कंपनी की हम लोग बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बड़ी कंपनी है तो सिर्फ 2 बंदे होना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर जो कि काम कर रहे होंगे, ऊपर एक मैनेजर, उससे ऊपर एक हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट यूनिट या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट एक होना। आई डोंट थिंक कि ये रीजनेबल है यहाँ पे। द ओनली रोल स्टिल टू बी फिल्ड इज द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। अच्छा, बाकी टीम सेलेक्ट हो गई है, हमें हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अभी तक नहीं मिला। There are 2 potential candidates: Paul Belling, Paul Belling, a consultant who helped design and implement the company's current control system, and Maria Marquez, who is currently an audit manager at Rossi and Bell, an audit firm which has never been used by Sistar Corporation. हम लोगों ने एक बहुत मजे की चीज पढ़ी थी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में, कि बेशक ये कंपनी के अंदर एक इंटरनल डिपार्टमेंट है, उसके बावजूद इस डिपार्टमेंट को क्या रखना पड़ता है? किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट रखना है हम लोगों ने, किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट रखना है। जहां तक इंडिपेंडेंस इनकी पूरी कर सकते हैं वहां तक करनी है। हाँ, इनको सैलरीज मिलेंगी, हाँ इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरीके से इंडिपेंडेंट रखना है। इसी इंडिपेंडेंस को चलाने के लिए हम लोग रिपोर्ट करवाते थे ऑडिट कमेटी के थ्रू इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, और ऑडिट कमेटी किसको रिपोर्ट करती थी फर्दर? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। तो इंडिपेंडेंस का एक चैनल था। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास 2 बंदे हैं जिनको मैं एज एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अपने पास हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना सकता हूं, मतलब पूरे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड, द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन अब यहां पे 2 कैंडिडेट्स हैं। पॉल बेलिंग वो बंदा है जिसने कंपनी के ही सिस्टम्स बनाए थे। अब जिस बंदे ने कंपनी के कंट्रोल सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल्स बनाए, उन्हीं को वो रिव्यू करके रिकमेंडेशन देगा, तो क्या सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं आएगा? आएगा। तो पॉल बेलिंग को तो नहीं बनाना चाहिए, इंडिपेंडेंट रखना है ना। किसी भी किस्म का साफी वाला थ्रेट
जो हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए पढ़ते थे, इंटरनल ऑडिटर्स को भी इंडिपेंडेंट रखने के लिए साफी वाले थ्रेड को कम रखना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेल्फ रिव्यू का थ्रेड बन रहा है, उसको कम करने का क्या तरीका है कि जो दूसरी मारिया मार्केज है, जो कि ऑडिट मैनेजर है किसी ऑडिट फर्म के अंदर, रॉसी एंड बेल के अंदर, उसको चूज कर लो एज अ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। उसने कभी कंपनी के साथ, सिस्टर कॉर्पोरेशन के साथ काम भी नहीं किया, तो वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। आउट ऑफ द 3 members of the proposed internal audit department, two of them have moved from other departments in Sistor Corporation, and one of the audit assistants has audit experience। अच्छा, सिर्फ एक बंदे को एक्सपीरियंस है, दूसरे बंदे को एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ये दूसरे डिपार्टमेंट से उठ के आए हैं। जूनियर लोगों के बारे में जब हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस ऑडिट रिस्क के या इंटरनल कंट्रोल्स के, तो वहां पे हम लोग रिकमेंडेशन देते थे कि किसी और डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी जूनियर बंदा ट्रांसफर कर लो। इट इज नॉट रिक्वायरमेंट, आप कर सकते हैं। लेकिन हेड की जब बात होती है, जिसने पूरे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को चलाना है, उस केस के अंदर वी नीड समवन जो कि इंडिपेंडेंट होता था। अब यहां पे देखेंगे कि उसने क्वेश्चन क्या पढ़ा, लेकिन अभी भी मैं इस क्वेश्चन को डीबंक कर चुका हूं, विच मींस कि अंडरस्टैंडिंग मुझे पूरी हो चुकी है। अब जाते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन द एनुअल रिपोर्ट रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द ऑडिट कमिटी। अब ये कहां पे आपकी बुक के अंदर, अगर मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में आपको लेकर आऊं और पेज नंबर हमारी बुक का 47 पेज के ऊपर, जो मैंने आपको कहा था कि ऑडिट कमेटी के जो एफआरसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने काइंडली इसको एक दफा पढ़ लेना है। अब इसी के अंदर एक टॉपिक है फर्दर ऑन एनुअल रिपोर्ट का। इसी एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ऑडिटर्स को, इंटरनल ऑडिट कमेटी को क्या चीजें एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, अब जिसने ये पढ़ा था उसको ये वाला क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, अ समरी ऑफ द रोल ऑफ द ऑडिट कमेटी, कि ऑडिट कमेटी करती क्या है, इस चीज की समरी डालो एनुअल रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एनुअल रिपोर्ट का मतलब वो है जो कि मैंने आपको अदर इंफॉर्मेशन दिखाई थी अभी लास्ट अपने टॉपिक में, ऑडिट रिपोर्ट वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट मतलब वहां पे डालो, नेम्स एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स डाल दो, द नंबर, कितने लोग हैं ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स के अंदर वो डाल दो, कितनी ऑडिट कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं वो डाल दो। अच्छा, सिग्निफिकेंट इश्यूज दैट द कमेटी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हाउ दीज इश्यूज वर एड्रेस्ड। कि ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलेवेंट, तो उन्होंने कौन कौन से इश्यूज कंसिडर किए और उनको एड्रेस कैसे किया ऑडिट कमेटी ने, ये डाला जाता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट हैज असेस्ड द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिट process and the approach taken to the appointment और reappointment of the external auditor, कि हम लोगों ने किस तरह कोई external auditor select किया एंड एट द सेम टाइम उसको रीअपॉइंट किया है, सेलेक्ट किया, ये चीज भी बतानी पड़ती है एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट कमेटी को। External auditor provides non-audit services, how auditor objectivity and independence is safeguarded। कि एक्सटर्नल ऑडिटर एथिक्स का खास ख्याल रखता था, लेकिन ऑडिट कमेटी को भी चाहिए कि वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताए कि हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर अगर कोई और सर्विस हमें प्रोवाइड करता था तो उस केस के अंदर उसने किस तरह से सेफगार्ड्स अप्लाई किए, ये ऑडिट कमेटी को बताना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट में। और साथ ही साथ where there is a disagreement between the audit committee and the board which cannot be resolved, the audit committee should have the right to report the issue to shareholders as part of its report within the annual report। अगर कोई इशू ऐसा था, ऑडिट कमेटी किसको रिपोर्ट करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी के दरमियान में किसी किस्म की कोई मुश्किल आ गई, मतलब दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई होगी किसी चीज के ऊपर, वो एग्री नहीं करते, तो ऑडिट कमेटी ये इशू, जो लड़ाई हुई है जिस चीज पे, वो इशू डिस्क्लोज कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स, किस तरह से, एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो इशू डाल के। एंड फाइनली द ऑडिट कमेटी चेयरमैन शुड बी प्रेजेंट एट द एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इसको वहां पे होना चाहिए। ये वो चीजें जो कि एनुअल रिपोर्ट के अंदर डाली जाती हैं। अब जरा पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या था। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नहीं, हम लोगों ने ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी यहाँ पे। जो भी हम लोगों ने ये पॉइंट्स पढ़े, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट कमेटी के पास नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की, और ना ही एनुअल रिपोर्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सिग्निफिकेंट इश्यूज कंसिडर्ड रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या इस पॉइंट के अंदर हम लोगों ने यही बात नहीं पढ़ी अभी कि सिग्निफिकेंट इश्यूज इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो जो भी हैं वो एनुअल रिपोर्ट में ऑडिट कमेटी डालेगी, तो ये तो ऑप्शन ठीक बनता है। अच्छा, मेरा आंसर मुझे मिल चुका है, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड्स, अगले दो को देखते हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी, रिस्क्स द कंपनी फेसेस।
कोई ऐसी चीज पढ़ी हम लोगों ने अभी? नो। द प्रोसेस यूज टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू द बोर्ड, बोर्ड के ऊपर अपॉइंटमेंट्स किसका काम होता है? नॉमिनेशन कमेटी का, ऑडिट कमेटी का काम ही नहीं होता। तो ये भी गलत हो गया। माई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द डेफिशिएंसी रिलेटिंग टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन एंड मेक्स अ वैलिड रिकमेंडेशन फॉर द इंप्रूवमेंट। मैंने यहां पे ऊपर क्या चीज आइडेंटिफाई की थी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कंपनी के साथ, कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड आपने उनकी फीस रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। वो डिपेंडेंट हो जाएगा कंपनी के ऊपर, वो अपने ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसकी वजह से उनकी सैलरी इंक्रीज हो सके, उनकी फी इंक्रीज हो सके। आपने फी ऐसे नहीं देनी, एक इंडिपेंडेंट तरीके से फी देनी है, पर और बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या चीज हो रही है? इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऑप्शन ए कहता है डेफिशिएंसी किस चीज की है? कॉम्प्रोमाइजेस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रिकमेंडेशन क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स शुड बी रेम्यूनरेटेड ऑन द सेम बेसिस एज द एग्जीक्यूटिव टीम। गलत कह रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जैसी रिम्यूनरेशन तो नहीं दे सकते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को तो सैलरी मिल रही होती है, बेनिफिट्स मिल रही होते हैं, गाड़ियां मिल रही होती हैं, हेलीकॉप्टर्स मिल रहे होते हैं, घर मिल रहे होते हैं। नहीं, अगर हम लोगों ने ये चीज नॉन एग्जीक्यूटिव्स को देना शुरू कर दी, ऐसी रिकमेंडेशन दे दी, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी क्या होंगे? डिपेंडेंट हो जाएंगे कंपनी पे। तो ऑप्शन ए का ये वाला पार्ट तो ठीक था, लेकिन ये गलत है, तो ऑप्शन ए मेरा ओवरऑल गलत हो गया। ऑप्शन बी कहता है कॉम्प्रोमाइज द मोटिवेशन। नहीं, मोटिवेशन की हम लोगों ने कोई बात ही नहीं पढ़ी। अच्छा, ऑप्शन सी कहता है कॉम्प्रोमाइज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंस। ठीक कह रहा है कि ऐसा जो अभी काम चल रहा है, जिस तरह से अभी हम लोग रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज करती है चीज। तो यहां तक तो ठीक है। रिकमेंडेशन क्या दी? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन शुड बी अ सेट अमाउंट बेस्ड ऑन टाइम कमिटेड, के जितना टाइम वो मुझे देंगे उस हिसाब से उनको फीस देनी चाहिए। इन शॉर्ट, पर और बेसिस पे, टाइम बेसिस पे फीस देना। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है। और फाइनल था कॉम्प्रोमाइजेस द मोटिवेशन। नहीं, हम लोग मोटिवेशन कभी भी नहीं देखते नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। हमने यहां पे भी इसलिए ऑप्शन गलत किया, इधर भी इसी वजह से गलत है। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम लोग आगे आए, the board is in the final stages of establishing the internal audit department. Select one option from each column which provides appropriate recommendations to improve the effectiveness and independence of the internal audit department. अच्छा भाई, सबसे पहली चीज, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को किसको रिपोर्ट करना चाहिए? क्या फाइनेंस डायरेक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए? नहीं। क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करना चाहिए? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? नो। किसको रिपोर्ट करना होता है? ऑडिट कमेटी को। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस टैब। इस टैब के अंदर से किसको हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बनाना चाहिए? हमने बोला था कि पॉल बेलिंग को हम लोग इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इसी ने इंटरनल कंट्रोल्स बनाए हैं। इंटरनल कंट्रोल्स जिसने बनाए, अब वो उन्हीं को रिव्यू करके रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का क्या काम था इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल्स? कि वो इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करते हैं और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देते हैं कि क्या हमारे कंट्रोल्स ठीक काम कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्या रिकमेंडेशन है। बनाते नहीं है वो कंट्रोल। अच्छा, इस बंदे ने वो कंट्रोल्स बनाए हैं। अब जब वो यहां पे आके उन्हीं कंट्रोल्स को रिव्यू करके उसके अगेंस्ट रिकमेंडेशन देगा तो क्या होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो इसको तो नहीं बना सकते हम लोग। हाँ, मारिया मार्केस के बारे में हमने बोला था कि ये एक इंडिपेंडेंट बंदी है, बाहर से आ रही है, किसी और फर्म से आ रही है, इसको हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना देना चाहिए। अच्छा, रिमेनिंग मेंबर्स ऑफ द स्टाफ, नो चेंजेस नीडेड। नहीं, हम लोगों ने बोला था रीजनेबल नहीं है, कुछ थोड़े से और हमारे पास लोग होने चाहिए। ऑल स्टाफ शुड बी न्यू टू द कंपनी। अगर सारे के सारे न्यू स्टाफ हायर कर लूंगा तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। सारे न्यू स्टाफ भी नहीं हायर कर सकता, जूनियर लोग इधर उधर से उठा सकता हूँ कंपनी के अंदर से। ठीक है। हाँ, पहला ऑप्शन क्या कहता है? अपॉइंट मोर सीनियर स्टाफ विद ऑडिट एक्सपीरियंस। क्योंकि यहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे पास ये तो दो ऑडिट असिस्टेंट्स है, इन दोनों में से सिर्फ एक के पास, वन ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट्स हैज ऑडिट एक्सपीरियंस, दूसरे के पास नहीं है एक्सपीरियंस। तो मुझे और एक्सपीरियंस, ऑडिट एक्सपीरियंस के और लोग चाहिए। तो मेरा इस टैब में से करेक्ट आंसर ये वाला बन गया। और इसी तरह से पेपर के अंदर आप यहां पे क्लिक करते, आपका करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है। आते हैं नंबर 4 के ऊपर। द बोर्ड हैज स्टार्टेड टू कंपाइल अ लिस्ट ऑफ टास्क फॉर द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। बोर्ड डिसाइड करता था कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्या करेगा, या ऑडिट कमेटी पहले तो डिसाइड करती थी, बोर्ड भी डिसाइड करे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बोर्ड डिसाइड कर सकता है।
ठीक है, कि इंटरनल ऑडिट क्या क्या करेगा। टू कैरी आउट वंस इट इज अप एंड रनिंग, इट हैज बीन एग्रीड दैट द फर्स्ट असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड विल बी फॉर द internal audit to review Sistars Corporation process over capital expenditure to verify if the right items are purchased at an appropriate time and competitive price। क्या होता नजर आ रहा है आपको? What type of internal audit assignment does this represent? क्या होता नजर आ रहा है आपको यहां पे? यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक जो हम लोग अभी काम करने लगे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, वहां पे मुझे क्या चीज नजर आ रही है कि मैं जो एक्सपेंस कर रहा हूं, क्या वो ठीक चीजें खरीदी जा रही हैं? अच्छा, जो चीजें ठीक खरीदी जा रही हैं, क्या ठीक टाइम पे खरीदी गई, ठीक प्राइस में खरीदी गई? मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं क्या मैं इकोनॉमी को फॉलो कर रहा हूं? प्राइस, क्या मैं एफिशिएंट हूं या नहीं? राइट आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं, अप्रोप्रिएट टाइम पे परचेज किए जा रहे हैं, एफिशिएंसी, एंड क्या मेरे अंदर इफेक्टिवनेस है या नहीं, क्या सही टाइम पे परचेज कर रहा हूं? ये कौन सा ऑडिट कहलाता था बोर्ड ऑफ ऑडिट का, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का? याद है ना हम लोगों ने चैप्टर 9 इंटरनल ऑडिट में कितने डिफरेंट किस्म के उनके काम पढ़े थे? अब वो पूरे नोट्स मैंने आपको दिए थे, उसके अंदर ये कौन सा वाला था? वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी वाला था। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है अब वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। हाँ, अब मैनेजमेंट ऑडिट ये नहीं हो सकता, ऐसी कोई चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ी। अब फाइनेंशियल ऑडिट, जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था वो फाइनेंशियल ऑडिट करता था, लेकिन वो ये चीज नहीं होती थी। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर सकती है, वो किसी फ्रॉड या लॉ को फॉलो करने से रिलेट कर सकती है, कोई अमाउंट हमें समझ नहीं आ रही उससे रिलेट में हो, उससे रिलेशन में हो सकती है फाइनेंशियल ऑडिट, नॉट दिस। आईटी ऑडिट भी इंटरनल ऑडिट कर सकता था, लेकिन वो आईटी सिस्टम से रेलेवेंट होता है, यहां पे आईटी सिस्टम्स की कोई बात नहीं हो रही। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या बना? वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। ठीक है, अब आते हैं इसके आखिरी एमसीक्यूज के ऊपर। क्या क्वेश्चन है? व्हेन डिसाइडिंग ऑन द रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इन अंडरटेकिंग ऑपरेशनल ऑडिट्स। अच्छा, ऑपरेशनल ऑडिट्स के बारे में बात हो रही है, ये भी इंटरनल ऑडिट का काम था। विच टू ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीम नॉट बी इन्वॉल्व इन? कि ऑडिट, इंटरनल ऑडिट के अंदर काम करने वाले लोगों को किस किस चीज के अंदर मैंने इन्वॉल्व नहीं करना? दो ऐसे कौन से ऑप्शन है? अच्छा, पहला ऑप्शन कहता है ऑब्जर्विंग प्रोसीजर्स कैरीड आउट बाय सिस्टर कॉर्पोरेशन स्टाफ। जो काम हमारे एम्प्लॉयज करें, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उस चीज पे नजर रखेगा। यस, नजर रखेगा, यही चीज तो हम लोग ऑपरेशनल ऑडिट्स पे पढ़ते थे। अच्छा, रिपरफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स डॉक्यूमेंटेड इन प्रोसीजर मैनुअल्स, के जिस तरह से प्रोसीजर्स होने चाहिए थे, क्या उस तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, करके देखो। यही तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का काम था, ये वो काम करता था। हमने सेलेक्ट करना है जो कि नॉट हो। तो मेरे ये दो आंसर्स नहीं बनते, क्योंकि ये काम करते हैं वो लोग। ऑप्शन 3 कहते हैं डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स टू एड्रेस डेफिशिएंसीज। नहीं 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 नहीं, हम लोग डिजाइनिंग और इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाते थे इंटरनल कंट्रोल्स की। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करे। रिव्यू डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, जिस तरह से भी वो चाहे, और रिकमेंडेशन दे बोर्ड को कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये आगे ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की काम है, वो डिजाइन करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम लोगों ने पढ़ा, डिजाइनिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स एंड इंप्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल्स किसकी जिम्मेदारी होती है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इंटरनल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? कि अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर दो कि कैसे, किस टाइप का इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये काम नहीं करते, हमने नॉट वाला ही सेलेक्ट करना था। अच्छा, इससे आगे, रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स डायरेक्टली टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस, ऑडिट कमेटी के थ्रू करते हैं, या ऑडिट कमेटी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टली हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। किसी भी किस्म की चीज जो हमें पता लगी डायरेक्टली उनको बता सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मतलब ये मेरा ऑप्शन ना हुआ। आखिरी ऑप्शन कहता है ऑथराइजिंग ट्रांजेक्शंस एंड परफॉर्मिंग रिकंसिलिएशंस। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कभी भी किसी टाइप की ऑथराइजेशन नहीं करता। ऑथराइजेशन कौन करते हैं? वो लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वही तो किसी किस्म की इनवॉइस की ऑथराइजेशन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट रखना है इस केस में भी, कि वो डेली बेसिस का काम ना कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल काम ना कर रहे हो। और यहां पे अगर वो ऑथराइजेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल काम तो कर रहे हैं वो लोग। तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा? ठीक हो गया, बिकॉज दिस शुड नॉट बी डन।
तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एंड द फिफ्थ ऑप्शन। ठीक है, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट ओटीक्यू या फिर एमटीक्यू। अच्छा, नाउ लेट्स कम फॉरवर्ड्स टू द नेक्स्ट एमटीक्यू और ओटीक्यू, और इसको पढ़ते हैं अब। रिक्वायरमेंट मेरे पास काफी छोटी सी है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। और रिक्वायरमेंट क्या है? यू आर एन ऑडिट मैनेजर इन बार्क एंड कॉर्पोरेशन। बार्क एंड कॉर्पोरेशन के अंदर मैं क्या हूँ? एक ऑडिट मैनेजर हूँ, एंड हैव बीन असाइंड टू द ऑडिट ऑफ फोलियाज कॉर्पोरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर। ये मेरा पहला क्लाइंट है। मतलब अगर मैं ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन कर रहा होता तो मेरे जहन में एकदम आता फर्स्ट ईयर ऑडिट क्लाइंट। ठीक है, Foliage Corporation is a listed company which specializes in manufacturing musical instruments. You will be taking over from Kim Baum, the audit manager who has been in charge of the audit for the last 3 years. अच्छा, मैं इस वक्त न्यू ऑडिट मैनेजर बना हूँ, और पिछला ऑडिट मैनेजर किम बॉन जो था मेरी ही फर्म के अंदर, अब वो छोड़ के जा रहा है। उसने 3 साल से पिछले वो ऑडिट मैनेजर था। Kim has just announced that he is leaving Bark and Corporation to join Foliage. अच्छा, फोलिया जिसका ऑडिट मैं पहली दफा करने के लिए जा रहा हूं, मेरा पुराना ऑडिट मैनेजर भी उसी जगह पे जाके एम्प्लॉय बनने लगा है। गुड, ठीक है भाई। अच्छा, Foliage Corporation as a financial controller. Kim has recently completed the planning for the current year audit in preparation for the final audit which is due to commence next month. ठीक है भाई, किम ने ही इस सब कुछ को प्लान किया था कि फोलियाज का ऑडिट कैसे किया जाएगा, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, सारी की सारी प्लानिंग उसी ने की होगी। और ऑडिट प्लानिंग के स्टेज के अंदर उसने ऑडिट रिस्क भी आइडेंटिफाई किए होंगे, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्सेज भी निकाले होंगे। मैं एक न्यू मैनेजर क्यों आया? क्योंकि किम वॉन जो था वो अब छोड़ के जा रहा है कंपनी को, हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है, उसी के पास जिसका मैंने अब ऑडिट करना है। अब यहाँ पे एक थ्रेड तो बनेगा। मेरी टीम, जिस टीम को यूज करते हुए किम वॉन ने प्लानिंग वाले स्टेजेस के सारे काम किए, उसी टीम ने जाके ऑडिट करना है। अब किम बॉम और इस टीम के दरमियान में करंटली फ्रेंडशिप हुई होगी, फेमिलैरिटी का थ्रेड बन सकता है, क्योंकि अब किम बॉम वहां पे जाके क्या बनेगा? एक एम्प्लॉय बनेगा। और एम्प्लॉय वर्सेस मेरी टीम में से कोई बंदा अगर किसी की जान पहचान है, फेमिलैरिटी है, एक दूसरे को जानते हैं, रिलेशनशिप है, फेमिलैरिटी थ्रेट है, हो सकता है मेरे लोग उसकी गलती ना निकालें थिंकिंग कि वो एक ऑडिट मैनेजर था मेरा। ठीक है, इस रीजन की वजह से। अच्छा, जेन लीव हैज बीन द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर सिंस फोलियाज कॉर्पोरेशन बिकेम एन ऑडिट क्लाइंट ऑलमोस्ट 8 years ago। अच्छा, ये हमारा पहले साल का क्लाइंट नहीं है, ये बहुत पुराना क्लाइंट है हमारा। मैं इस बार पहली दफा ऑडिट कर रहा हूं, मुझे ये चीज नहीं पता लगी है। गुड, 8 साल पहले हमारा ऑडिट क्लाइंट आया था, और अभी तक ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है। पहले तो मुझे एक बात बताइए, जेन लीव जो पिछले 8 साल से ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है, क्या हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड आता है एक पार्टनर का? 5 साल का एक पार्टनर का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, एक ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर का। अच्छा, और वो 8 साल तक चली जा चुकी है। अब 6 साल 7 साल वो क्या रिक्वायरमेंट थी इसके अंदर? हमारे एथिक्स वाले चैप्टर के अंदर जरा जाके देखते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द एथिक्स चैप्टर, जरा इसको डिटेल में देखते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आएगी, देखना। 1 मिनट, ये देखो, लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल। अब पार्टनर के लिए क्या था? पार्टनर जो था, कूलिंग ऑफ पीरियड कितना था यहाँ पे? टाइम ऑन आफ्टर द इंडिविजुअल लिस्टेड क्लाइंट्स के लिए क्यूसीआर मस्ट नॉट बी एक्टिव। 7 years तक ऑडिट करने के बाद एक ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर नेक्स्ट 5 years तक कूलिंग ऑफ पीरियड पे रहता है। और ये पिछले 8 साल से जेन लीव जो मैडम है इनका ऑडिट कर रही है। भाई सबसे पहला सवाल है, वाई इज शी इज डूइंग दैट? अच्छा, इससे आगे क्या बोल रहा है? As she has completed 7 years as audit engagement partner, Jane has recently been rotated off the engagement ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, 7 साल उसके जब कंप्लीट हुए तो उसने ऑडिट एंगेजमेंट की पार्टनर की सीट यहाँ पे छोड़ दी, वो कूलिंग ऑफ पीरियड पे चलेगी, इस क्लाइंट के साथ दोबारा से नहीं आनी चाहिए अब वो। द न्यू ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर, अच्छा एक नया एंगेजमेंट पार्टनर आ गया, चैंग, जो भी नाम है, चैंग पी हैज सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन अ क्लोज रिलेशनशिप विद फोलियाज कॉर्पोरेशन, जेन लीव शुड अंडरटेक द रोल ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। भाई वो पहले पिछले 7 साल से क्या थी? ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर थी, और अब वो दोबारा, अभी जब तक वो 5 साल कूलिंग ऑफ के नहीं कंप्लीट कर लेती, वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर नहीं बन सकती। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट।
The total fees received by Bar Corporation from Foliage Corporation in respect of all services provided in the last year amounted to 16% of the firm's total fee income. हम लोगों ने यहां पे पढ़ा था विद इन द थ्रेट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर हमने पढ़ा था फी डिपेंडेंसी। फी डिपेंडेंसी कहता था जब हमारी फीस 15% और मोर कंसेक्यूटिवली फॉर 2 इयर्स हो जाती है, तब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, थ्रेट आ जाता है। और अगर ये थ्रेट आ जाए तो इस केस के अंदर हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर फर्म ने क्या करना है, 2 इयर्स तक देखना है क्या फीस आ रही है। अच्छा, पहले उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्क्लोज करना है, फिर हम लोगों ने देखना है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है उससे ठीक तरीके से रिव्यू करवा लें। और हम लोग ये भी देखें कि अगर हम लोग कोई और सर्विसेज प्रोवाइड करें तो उनको हम लोग कम करा लें ताकि हमारी फीस कम हो जाए। और फिर तीसरे साल में जाके बिफोर द थर्ड ईयर ओपिनियन इज इशूड, अगर तीसरे साल भी 15% से अबव जा रही है फीस और फिर भी हम लोग ओपिनियन देने लगे हैं, पहले तो हम लोग उसका रिव्यू करवा रहे होंगे लेकिन थर्ड ईयर में फिर हम लोग ओपिनियन देने से पहले हमने उसकी फीस कम करनी होगी लाजमी, ताकि हमारे ओवरऑल रेवेन्यू से हमारी टोटल फीस कम हो जाए। यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ी थी यहाँ पे। ठीक है, तो अब यही चीजें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। अभी पिछले साल जो पहला साल था उसमें हमारी 16% 15% से ऊपर चली गई थी फीस। इस साल के ऑडिट की अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की। अगर इस साल भी हमारी फीस चली जाती है तो पहले हम लोग डिस्क्लोज करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को, अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से अपने ऑडिट का रिव्यू करवाएंगे ताकि किसी किस्म की इंडिपेंडेंस तो हमारी नहीं खराब हुई, हम लोग तो डिपेंडेंट तो नहीं हुए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की वजह से। ये सब कुछ देखेंगे। और अगर फिर भी नहीं होता तो तीसरे साल के ओपिनियन देने से पहले पहले हमें अपनी फीस कम करवानी पड़ेगी। The current year's total fee income for the audit, tax and other audit related services is expected to be greater than last year. इस साल ये expected है कि 16% से भी ऊपर चली जाएगी हमारी फीस। भाई थ्रेट तो है, मिटिगेट करने का एक ही तरीका है, 16% से कंसेक्यूटिवली 2 साल तक अगर ऊपर जा रही है, किसको रिपोर्ट करना है, तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिपोर्ट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, उसका रिव्यू करवाना होगा। और फिर तीसरे साल तक जाते जाते फिर आपको अदर सर्विसेज ना दें, वो ज्यादा बेहतर है, सिर्फ ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड करें ताकि आपकी फीस कम हो जाए। ठीक है, अब इसके करते हैं हम लोग एमसीक्यूज को जरा सॉल्व। MCQs number 6 कहते हैं which of the most appropriate response which of which what is the most appropriate response to the suggestion that Jane Leaf takes on the role of engagement quality control reviewer। हमने बोला था जेन लीव को किसी भी किस्म का रोल नहीं लेना चाहिए बिकॉज 5 इयर्स का उसका कूलिंग ऑफ पीरियड है, वो पहले 7 इयर्स तक वो एक ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर रह चुकी है। ठीक है, जेन लीव कुड टेक द रिव्यू रोल इमीडिएटली, नो शी कांट डू दैट, उसको पहले कूलिंग ऑफ पीरियड कंप्लीट करना है। अच्छा, इससे अगला ऑप्शन कहता है जेन लीव को टेक द रिव्यू रोल इमीडिएटली बट एडिशनल सेफ गार्ड्स, ऐसे कोई सेफ गार्ड्स नहीं है जो कि इस थ्रेट को अप्रोप्रिएट लेवल तक मिटिगेट कर दें। एक ही सेफ गार्ड है, जेन लीव को हटाओ इस इक्वेशन से बिकॉज उसका 5 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स। अच्छा, इससे आगे जेन लीव शुड नॉट सर्व एज द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स। यही तो मेरा आंसर है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, आगे क्या लिखा है, खैर उसने बार्क एंड कॉर्पोरेशन विल नीड टू कंसिडर रिजाइनिंग एज ऑडिटर ऑफ फुलाइज कॉर्पोरेशन। भाई रिजाइनिंग की हम लोगों ने कोई बात नहीं पढ़ी, ऐसे डायरेक्टली कंक्लूजन पे आपने कभी जंप भी नहीं करना कि रिजाइन कर दो। नो, रिजाइन करने से पहले और बहुत से ऑप्शंस होते हैं। जेन लीव को हटाओ ना, रिजाइन क्यों कर रहे हो, एक ऑडिट क्लाइंट क्यों आपने अपना दूर भेजना है। आपको पैसे अच्छे नहीं लगते, क्यों, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ऑडिट क्लाइंट तो नहीं भेजोगे ना जेन लीव की वजह से। शी शुड बी रिमूव फ्रॉम द इक्वेशन एज द क्वालिटी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। इस इक्वेशन से उसको खत्म करो, इस ऑडिट से, फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, ताकि उसका कूलिंग ऑफ पीरियड हो, उसके बाद वो वापस आए। तो दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, अच्छा इससे अगले क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इन रिलेशन टू फी इनकम रिसीव्ड बाय बार कॉर्पोरेशन फ्रॉम फुलाइज कॉर्पोरेशन। मेरे लीस्ट अप्रोप्रिएट बताने वो रिस्पॉन्स जो कि शायद मैं कभी सोचूंगा भी नहीं एज एन ऑडिटर। अच्छा, पहला कहता है बार्क एंड
corporation should assess whether the audit and non-audit fees would represent more than 15% of gross practice income for 2 consecutive years. Yes, ये चीज हम लोग सबसे पहले स्टेप में जज करते थे, ये काम तो करते थे, तो ये लीस्ट अप्रोप्रिएट मेरा रिस्पॉन्स नहीं है। दूसरा क्या है, इफ द रिकरिंग फीस आर लाइकली टू एक्सीड 15% ऑफ एनुअल प्रैक्टिस इनकम दिस ईयर, बार कॉर्पोरेशन विल नीड टू रिजाइन एज ऑडिटर्स ऑफ फुलाइज कॉर्पोरेशन। नहीं भाई, ऐसी हम लोगों ने कोई चीज नहीं पढ़ी कि अगर आपके 2 साल तक कंसेक्यूटिव 15% से ऊपर फीस जा रही है तो रिजाइन कर दो। नहीं, फीस को कम कराओ, अदर सर्विसेज, टैक्स की सर्विस एंड अदर ऑडिट सर्विसेज जो प्रोवाइड करो उनको कम करो, वो सर्विसेज मत प्रोवाइड करो ताकि आपकी फीस कम हो जाए। ये नहीं है कि रिजाइन कर दो डायरेक्टली। इससे पहले और भी तो स्टेप्स थे। इससे पहले अगला स्टेप क्या था, ये वाला स्टेप, if the fees do not do exceed 15%, this should be disclosed to those charged with governance. ये response appropriate बनता था। If recurring fees are likely to exceed 15% of annual practice income this year, additional consideration should be given as to whether the taxation and audit related services should be undertaken by the firm। कि ये सोचो कि अपनी फीस को कम करने के लिए टैक्सेशन की जो सर्विसेज दे रहे हो वो मत दो, ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज जो आप दे रहे हैं वो मत दे काइंडली आप। ये मेरे करेक्ट ऑप्शंस बनते थे, ये मेरा करेक्ट रिस्पॉन्स बनता था, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। हाँ, दिस इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ऑडिटर एकदम से उठ के रिजाइन नहीं कर देता किसी भी चीज में, देयर आर अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स जो कि लगाए जा सकते हैं एज एन ऑडिटर। ठीक है, कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि रिजाइन कर दो। रिजाइन सिर्फ उस केस में है कि अगर आपको आपका क्लाइंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, उस केस में रिजाइन कर सकते हो आप एज एन ऑडिटर, ऐसे आप रिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, पहले अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स लेकर आने पड़ते हैं, तो दिस इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स और यही मेरा आंसर होगा 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर 8 के अगर हम लोग ऊपर आए तो ऑप्शन नंबर 8 क्या कहता है, विच एक्शन शुड किम बॉम हैव टेकन व्हेन द पॉसिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद फुलाज कॉर्पोरेशन अरोज। किम बॉन ने एक बहुत बड़ी गलती की कि यहां पे वो ऑडिट प्लानिंग करके चला गया, प्लानिंग के सारे काम करके चला गया फुलाज कॉर्पोरेशन के सारे जितने भी प्लानिंग वाले काम थे ऑडिट के वो करके चला गया। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था एक सेफ गार्ड बहुत प्यारा सा, और वो सेफ गार्ड क्या था, फेमिलैरिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद एन ऑडिट क्लाइंट। किम बॉन को चाहिए था कि वो रिपोर्ट करे इस एम्प्लॉयमेंट को अपने पार्टनर को, ताकि पार्टनर को पता हो कि यहाँ पे अब सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेड बन जाएगा किम बॉन के लिए, वो ठीक से काम नहीं करेगा, वो ऑडिट प्लानिंग भी ठीक से नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये डर होगा कि अगर उसने कोई ऐसी चीज आइडेंटिफाई कर ली ऑडिट रिस्क में जो कि क्लाइंट को अच्छी ना लगी, तो क्या पता उसकी जॉब चली जाए, वो ऐसी चीजें आइडेंटिफाई ना करता। तो उसको चाहिए था क्या करे, अपने सीनियर बंदे को रिपोर्ट करे, इस चीज के बारे में बता दे कि मेरी इंप्लॉयमेंट हो रही है, ताकि उसको टीम से निकाला जाए। बिकॉज हमने सेफगार्ड्स यही पढ़े ना। सेफगार्ड्स क्या थे कि फर्म के अंदर प्रोसीजर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल्स को रिक्वायर करें कि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी अगर इंप्लॉयमेंट किया तो रिपोर्ट कर दे सीनियर बंदे को, रिपोर्ट करने के बाद ऐसे बंदे को टीम से उसी वक्त रिमूव कर दिया जाए, और जो उस बंदे ने काम किया उसका इंडिपेंडेंट रिव्यू करवा लिया जाए, ताकि पता चले कि क्या उसने काम ठीक किया था या नहीं किया था। ठीक है, तो यहां पे तो किम वॉन साहब ने इस चीज को रिपोर्ट ही नहीं किया अपने सीनियर बंदे को। ठीक है, तो किम वॉन को क्या काम करना चाहिए था, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए थे जब उसको पता चला कि आई विल बिकम एन एम्प्लॉय ऑफ फुलाज कॉर्पोरेशन। किम शुड हैव नोटिफाइड बार कॉर्पोरेशन ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट सो ही कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑडिट टीम। यही तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है कि उसको रिपोर्ट करना चाहिए ताकि उसको ऑडिट की टीम से निकाला जाए, ऑडिट कंटिन्यू किया जाए लेकिन उसको ऑडिट की टीम से निकाल दिया जाए इस रिस्क को कम करने के लिए। किम शुड हैव डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नहीं, किसी को ऑफर डिक्लाइन क्यों करनी है, अगर कोई अच्छी जॉब मिल रही है तो बेशक आप ऑडिटर हो, आप डिक्लाइन कर दोगे उस जॉब को? नो। अगर मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही है, मैं उसी क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं एंड दे आर पेइंग मी $1 million, तो मैं क्या उस क्लाइंट को छोड़ दूंगा? नो, आई विल नॉट लीव देम। अच्छा, इससे आगे, किम शुड नॉट हैव अप्लाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट। क्यों नहीं अप्लाई करता भाई, वो कर सकता है। किम शुड हैव आस्क्ड परमिशन। नई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। हाँ, जब एम्प्लॉयमेंट का पता चल गया कि एम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस के अंदर आपने अपने सीनियर को बता देना है ताकि आपको टीम से निकाल दिया जाए। बिकॉज फिर हमारे ऊपर ये रिक्वायरमेंट है एथिक्स की कि हम लोगों ने अपनी टीम को भी तो इंडिपेंडेंट रखना है। अदरवाइज आप एक मैनेजर होते हुए इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंडेंट हो गए हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आपके सामने आ जाएगा, तो पूरी की पूरी टीम भी तो खराब होगी आपके साथ साथ, तो आपको पहले बताना चाहिए था। अच्छा, इससे आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच एथिकल थ्रेट्स विल क्रिएट
will be created when Kim Bond commences employment with the client, and what action should be taken to manage the threat? कि भाई किम बॉन जो है वो फुलाज कॉरपोरेशन जिस क्लाइंट का ऑडिट करना था, जिस क्लाइंट का उसने ऑडिट प्लान बनाया था, उसी क्लाइंट में जाके एम्प्लॉय बन गया। तो किस किस्म के थ्रेट्स आ रहे हैं और उसको थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या सेफगार्ड यूज किए जा सकते हैं। हमने ऊपर भी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर किंग बॉन भाई उठ के चले गए हैं, वहां पे जाके एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ के जो ऑडिट टीम ऑलरेडी बनी हुई है, जिसने ऑडिट प्लानिंग में भी काम किया, उसके साथ इसकी जान पहचान है, उसके साथ रिलेशंस हैं। ये ऑडिट टीम और वो किम बॉन जो वहां पे एक फाइनेंशियल कंट्रोलर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा होगा, एक दूसरे को जानते हैं। तो उस केस के अंदर मेरे पास कौन सा थ्रेट बनता है? क्या इंटिमिडेशन थ्रेट बनता है? नहीं। क्या मैं एक्शन में बताऊंगा द मैनेजर शुड नॉट बी अलाउड टू टेक द रोल ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोलर? भाई मैं उसको क्यों रोकूं? यहां पे तो बात गलत हो गई। अच्छा, क्या कॉन्फिडेंशियल थ्रेट बनता है? दोबारा से मैं फाइनेंशियल कंट्रोलर बनने से उसको रोक सकता हूं? नहीं। मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है एज अ फर्म कि मैं अपने एम्प्लॉय को रोक के दूसरी किसी जगह पे आप जॉब नहीं कर सकते। आई कांट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट बनता है? नहीं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी नहीं है कि उसने वहां पे जाके अपना ही काम तो रिव्यू नहीं करना ना। उसने ऑडिट फर्म में रहते हुए डिसाइड किया कि मैं जाके किसी और कंपनी में एम्प्लॉयमेंट करना चाहता हूं। अब वहां जाके वो अपना काम रिव्यू कर रहा होगा? नहीं, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड भी किसी टाइप का नहीं बनता। हाँ, कौन सा थ्रेड बनता है? फेमिलैरिटी थ्रेड बनता है मेरे पास। फेमिलैरिटी होगी अपनी करंट ऑडिट टीम और किम बॉन भाई के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले भी आपस में काम कर चुके हैं। तो द कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट टीम मस्ट बी रिव्यूड एंड चेंज्ड एज अप्रोप्रिएट, ताकि इस थ्रेट को अप्रोप्रिएटली क्या किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। ठीक है। अपनी टीम को थोड़ा सा चेंज कर लो ताकि किम बॉन के साथ जिन लोगों ने पहले काम किया था वो लोग ना हो इस ऑडिट की टीम के अंदर। जब वो लोग नहीं होंगे तो उन दोनों की दोस्ती भी नहीं होगी, जब दोस्ती नहीं होगी तो फेमिलियरिटी थ्रेट भी नहीं होगा। ठीक है। तो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा चेंज टाइप क्वेश्चन है, और लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सेलेक्ट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब अ रूल बेस्ड अप्रोच। रूल्स कौन से होते हैं जो कि फॉलो करने ही पड़ते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ डिसीजन? जो लिखा हुआ है आपने उसी को फॉलो करना है, दैट इज अ रूल बेस्ड अप्रोच। और अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच टू एथिक्स। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या चीज होती थी? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। जिस चीज को आप डिसाइड करते हो, एक एग्जांपल दी गई होती है आपको, आपको बताया गया होता है कि ये चीजें, अब आप डिसाइड करो आपने क्या चीज यूज करनी है, आपकी मर्जी है। रूल बेस्ड अप्रोच में यू हैव टू फॉलो एवरी सिंगल थिंग, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच में एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है। व्हाट इज अ प्रिंसिपल? यू कैन फॉलो इट, लेकिन आपको बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इसी को फॉलो किया जाए, लेकिन आप इसको जज करके देखो क्या इसको फॉलो करना चाहिए या नहीं। ठीक है। सबसे पहला क्या है? क्लियरली डिफाइंड लॉज फॉर द ऑडिटर टू फॉलो। ये रूल बेस्ड अप्रोच में होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के अंदर हम लोग खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं। मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। रूल बेस्ड अप्रोच के अंदर हमारे पास लिखी गई होती है हर एक चीज के क्या करना है क्या नहीं करना, एक लॉ होता है, उसी को फॉलो करना है। अच्छा, यूज्ड इन अ डायनामिक प्रोफेशन। डायनामिक प्रोफेशन के बारे में हम लोगों ने ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में पढ़ा था कि रूल बेस्ड अप्रोच की डिसएडवांटेज है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर उसको यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को चेंजिंग एनवायरनमेंट में यूज किया जा सकता है, बिकॉज ये एक गाइडेंस होती है। ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। A set of guidelines with which the auditor uses judgment to apply to a specific circumstances। जजमेंट क्या होती थी? कि अपने एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज की बेसिस के ऊपर डिसाइड करो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या रूल बेस्ड अप्रोच में हम लोग जजमेंट यूज कर सकते हैं? नो। जो लिखा है वही करना है, तो दिस इज नॉट द ऑप्शन हेयर। करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा, क्योंकि इसी जगह पे ऊपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ही एक ऑडिटर या एक अकाउंटेंट अपने डिसीजन, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स की बेसिस के ऊपर डिसाइड करता है व्हाट शुड बी डन। और ये यही पॉसिबल है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिस पे पॉसिबल है या फिर प्रिंसिपल बेसिस पे पॉसिबल है। और फाइनली, इजी टू नो व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बेसिस में गाइडेंस होती है आपके पास, यू डोंट नो व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड। लेकिन रूल बेस्ड अप्रोच में क्लियरली आपको ये चीज नजर आती है कि आपने क्या काम करना है और क्या काम नहीं कर सकते। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे ये बनेगा, ये नहीं होगा। ठीक है। तो मेरा यहाँ पे MTQ या OTQ नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स 3 नाउ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 या OTQ नंबर 3 को अगर हम लोग पढ़े तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ना है? अगेन पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे और फिर हम लोग नीचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है?
You are an audit manager in Miranda Incorporation, and you are planning the audit of Millberry Corporation, which manufactures luxury handbags for other fashion accessories. मिलबेरी कॉरपोरेशन हैज़ बीन एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म फॉर 4 years। 4 साल से हमारे पास ऑडिट करवा रही है मिलबेरी कॉरपोरेशन। ठीक है, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसके ऊपर थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करूँ मैं, अपने माइंड को चलाना शुरू करूँ मैं। फ्रॉम अ रिव्यू ऑफ द कोरेस्पॉन्डेंस फाइल यू नोट। अच्छा, कोरेस्पॉन्डेंस फाइल क्या होती है? पिछले साल का ऑडिट करते हुए भी तो मैंने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करके रखी होगी। वो जो इन्फॉर्मेशन में सेव करता था, ऑडिट प्लान चैप्टर 6 के अंदर मैंने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन सेव क्यों की जाती है, नेक्स्ट ईयर में यूज की जा सके। कोरेस्पॉन्डेंट फाइल का मतलब होता है, कोरेस्पॉन्डेंट का मतलब होता है पिछले साल की चीज, जहां जिसके साथ आप कंपेयर कर सको। ठीक है। From a review of correspondent file, you note that the audit engagement partner and the finance director have known each other socially for many years। चलो भाई, सीधा सीधा आपके सामने फेमिलैरिटी थ्रेट आ गया कि आपका पार्टनर और जो दूसरी तरफ फाइनेंस डायरेक्टर है वो एक दूसरे को जानते हैं। सेल्फ फेमिलैरिटी थ्रेट आ गया। एंड इनफैक्ट वेंट ऑन हॉलीडे टुगेदर लास्ट समर विद देयर फैमिलीज। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्रेंडशिप द पार्टनर हैज नॉट येट स्पोकन टू द क्लाइंट about the fee for the last year's audit, 20% of which is still outstanding। पिछले साल की 20% ऑडिट फीस अभी तक आउटस्टैंडिंग है, और एक बात वो कि हमें नहीं मिली। आउटस्टैंडिंग फीस किस कैटेगरी में फॉल करती थी? अगेन, एथिक्स वाले चैप्टर के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर जब आप देखें तो आपको वहां पे क्या नजर आएगा? आउटस्टैंडिंग फीस जब होती है तो ऑडिटर अगले साल की ऑडिट ओपिनियन तब तक नहीं देता जब तक कि हमें पिछले साल की फीस ना मिल जाए। और ये किस में फॉल करता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, SI, इसको लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है ये। और इट सेल्फ हमारे जो ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर है वो खुद भी फाइनेंस डायरेक्टर के साथ उनकी फ्रेंडशिप है। फेमिलियरिटी थ्रेट भी उधर से मेरे पास बन रहे। ठीक है, और दूसरी तरफ से 20% की पिछले साल की ऑडिट फीस रहती है, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन रहे। इस सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की वजह से मैंने क्या करना है? मैंने इंश्योर करना है कि तब तक मैं ऑडिट ओपिनियन ना दूं जब तक पिछले साल की फीस मुझे ना मिल जाए। द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ मिलबेरी कॉर्पोरेशन वॉज अपॉइंटेड 2 months ago। Prior to this appointment, the financial controller was an audit senior at Miranda Corporation and was a member of the audit team for Millberry Corporation। अच्छा, क्या बोला इसने? द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ मिलबेरी कॉर्पोरेशन वाज अपॉइंटेड 2 months ago। 2 महीने पहले एक नया बंदा ऑडिट आया है और वहां पे फाइनेंशियल कंट्रोलर ऐसा आया है। द प्रायर टू दिस अपॉइंटमेंट द फाइनेंशियल कंट्रोलर वाज एन ऑडिट सीनियर एज मिरांडा कॉर्पोरेशन। ओ ठीक है, पुरानी वाली सिचुएशन यहाँ पे। जो हमारे पास फाइनेंशियल कंट्रोलर था, जो हमारे पास ऑडिट सीनियर था हमारी फर्म में, वो बंदा जाके इस क्लाइंट में ऐसा क्या काम कर रहा है? अब फाइनेंशियल कंट्रोलर काम कर रहे हैं। यहां पे भी इस फाइनेंशियल कंट्रोलर और मेरी ऑडिट टीम के दरमियान में क्या बन जाएगा? एक फेमिलियरिटी थ्रेड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयज ऑफ मिलबेरी कॉर्पोरेशन आर एंटाइटल्ड टू परचेज हैंडबैग्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%। ये चीज एम्प्लॉयज के लिए हम लोग इतना डिस्काउंट देते हैं। एंड ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग विद द फाइनेंस डायरेक्टर ही ऑफर्स यू एंड योर ऑडिट टीम द सेम लेवल ऑफ स्टाफ डिस्काउंट। भाई, जो चीज आप अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हो अगर वो मुझे भी दोगे तो मैं भी आपका क्या बन जाऊंगा? एम्प्लॉय बन जाऊंगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा, डिपेंडेंट हो जाऊंगा। दूसरी बात, 40% डिस्काउंट किसी चीज के अंदर से बहुत बड़ी अमाउंट होती है। हमने पढ़ा था गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज फ्रॉम द क्लाइंट आर एक्सेप्टेड, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज ट्रिवियल अमाउंट के होने चाहिए, नॉन सिग्निफिकेंट होने चाहिए टू द ऑडिटर्स। 40% पहली बात एक बहुत बड़ी नॉन ट्रिवियल अमाउंट है। ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी अमाउंट, नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है बड़ी अमाउंट होना। ये एक नॉन ट्रिवियल डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी ये। ठीक है, मैं अपने घर में अपनी अम्मी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए 40% डिस्काउंट पे हैंडबैग्स लेके जा रहा हूँ, रोज ही एक नया हैंडबैग लेके जा रहा हूँ। और दूसरी बात क्या, जो चीज आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो वही चीज अगर आप एक्सटर्नल ऑडिटर्स को दे रहे हो तो एक्सटर्नल ऑडिटर्स और एम्प्लॉय में कोई फर्क रह गया? एक्सटर्नल ऑडिटर तो एक इंडिपेंडेंट बंदा होता है, उसको तो वो चीज नहीं देनी जो कि एम्प्लॉयज को दे रहे हो। एम्प्लॉयज तो आपके डिपेंडेंट लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला इशू। अच्छा, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड इफ योर फर्म विल प्रिपेयर द कंपनीज टैक्स रिटर्न। क्या ये लिस्टेड कंपनी थी? ऐसा हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा कि लिस्टेड कंपनी नहीं थी, टैक्स रिटर्न हम लोग करवा सकते हैं फिर। यही चीज तो हम लोगों ने एथिक्स वाले चैप्टर में सेफगार्ड्स में पढ़ी थी कि टैक्स रिटर्न सबमिट कराना कोई बड़ी बात नहीं है, करवा सकते हैं। अच्छा, आगे क्या है? एंड प्रोवाइड अ टैक्स एडवाइस। टैक्स एडवाइस मेरे भाई हम लोग नहीं दे सकते,
वी कांट गिव दैट। टैक्स एडवाइस का मतलब ये है कि टैक्स एडवाइस हम लोग आपको देंगे, फिर उसी का ऑडिट हम लोग खुद से कर रहे होंगे, और उसका ऑडिट जब हम लोग करेंगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन जाएगा हमारे लिए। टैक्स रिटर्न दे सकता हूं क्योंकि उसके टैक्स रिटर्न के अंदर जो फिगर्स डाली जाती हैं वो वही होती हैं जो कि क्लाइंट ने कैलकुलेट करके आपको दी, बस आपने उसमें पंच इन किया और उसके बाद क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, मतलब कॉपी पेस्ट करके आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करा दी। उसमें किसी किस्म का सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं है। तो यहां पे क्या है, टैक्स एडवाइस देना इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, अब जाते हैं हम लोग आगे, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, select which threat to objectivity is created by the information obtained from the review of the correspondence file. The partner and the finance director have known each other socially for many years. कौन सा थ्रेट है भाई, फेमिलियरिटी थ्रेट है। एडवोकेसी तो यहाँ पे नहीं बनता, ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी इधर नहीं बनता, दिस इज अ फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा, पेपर के अंदर ना आपने इसको यूं क्रॉस नहीं करना होगा, पेपर के अंदर अप्रोप्रिएट जगह पे आपने क्लिक करना होगा, खुद ही वहां पे टिक का ऑप्शन आ जाएगा बस। ठीक है। अच्छा, इससे अगला, 40% ऑफ द फी फॉर लास्ट ईयर्स ऑडिट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। पिछले साल की ऑडिट फीस अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग हो तो वो क्या बनता था, आउटस्टैंडिंग फीस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अगर आपको दिखाऊं यहां पे तो आउटस्टैंडिंग फीस मेरे लिए क्या बनती थी, ओवर ड्यू फीस। आउटस्टैंडिंग फीस ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, ऊपर जाके देखते हैं, विच कैटेगरी इज दिस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की कैटेगरी है। ठीक है, तो ये यहां पे आ गई, फेमिलियरिटी नहीं होती और एडवोकेसी भी नहीं होती। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इससे आगे, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द आउटस्टैंडिंग फीस फ्रॉम मिलर कॉर्पोरेशन। अब मैंने क्या, हम लोग चलो यहां पे पढ़ लेते हैं क्या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता था आउटस्टैंडिंग फीस से रिलेटेड। ये रहा, ऑब्टेन पार्शियल और फुल पेमेंट फॉर द फीस, having an appropriate reviewer who did not take part in the audit to review the work performed. When fees remain overdue for a significant amount of time, the firm should consider whether the overdue fees constitute a loan, क्योंकि लोन अपने ऑडिट क्लाइंट को नहीं दे सकते, and whether it is appropriate to seek reappointment or continue the engagement. अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग पहले क्या करेंगे, जब तक हम लोग फीस नहीं रिसीव कर लेते, हम लोग अगले साल का ओपिनियन ही ना दें। ठीक है, डायरेक्ट रिजाइन तो हम लोग, हमारे पास, हमारे लिए करना एक अच्छा ऑप्शन तो नहीं होगा ना, रिव्यू करवा लेंगे। अब यहां पे पहला ऑप्शन क्या है, रिजाइन कर दो, नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, एसीसीए को रिपोर्ट कर दो, ऐसी हम लोगों ने कोई चीज नहीं पढ़ी, एसीसीए को क्यों रिपोर्ट करते किसी चीज में हम लोग डायरेक्टली जाके। फाइनल ऑप्शन हो सकता है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता एसीसीए को रिपोर्ट करना। ठीक है। अच्छा, इससे आगे, द ऑडिटर कैन कंटिन्यू वर्किंग फॉर द क्लाइंट बट शुड इंश्योर दैट द ऑडिट फर्म्स क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीस। सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करना भाई, पूरा एक साल हो चुका है, पिछले साल के ऑडिट की फीस आपको नहीं मिली, जाहिर सी बात है आपके फर्म का जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट जिन्होंने ऑडिट क्लाइंट से फीस लेनी होती है उसको पता होगा इस बारे में, तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं बनता। एक ही ऑप्शन बचता है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर दिस ईयर शुड नॉट बी इशूड अंटिल द फीस हैव बीन पेड। ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग क्लाइंट को तंग करने के लिए ये काम करें, क्लाइंट को बोलें कि नहीं भाई आपने पिछले साल की ऑडिट फीस अभी तक हमें नहीं दी थी तो इस साल की ऑडिट रिपोर्ट भी हम लोग नहीं देंगे। याद रखना, बेशक आप लोग बुक में पढ़ लो ना कि रिजाइन कर दो, रिजाइन पहले स्टेप में नहीं करना, बाकी दो ऑप्शन तो बनते ही नहीं थे कहीं से। पहला ऑप्शन हमने बोला कि नहीं, ये पहला स्टेप हम लोग ये वाला नहीं ले सकते रिजाइन करने वाला, तो मेरे पास एक ऑप्शन टिक आउट अप्रोच मैंने यूज की और यही बना। अब आते हैं हम लोग आगे। अच्छा, इससे आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यू फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड द ऑडिट टीम आर ट्रू। अब अच्छा, यहाँ पे वो हमसे क्या पूछ रहा होगा नीचे कि हमें कौन सा सेफ गार्ड लगाना चाहिए, क्वेश्चन यही होगा उसका। हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, उसमें भी ऐसा एक रिस्क उठ रहा था, हमने क्या बोला, ऑडिट टीम चेंज कर दो, ऑडिट टीम चेंज कर दो, या फिर अपना क्या होता है, मेथड ऑफ डूइंग द ऑडिट चेंज कर दो, ताकि जो हमारा बंदा था जो उधर उठ के गया है वो प्रिडिक्ट ना कर सके कि ऑडिट कैसे होगा। नॉट प्रिडिक्टेबल, पहला वाला आंसर, ये मेरा करेक्ट आंसर है। द ऑडिट अप्रोच शुड बी रिवाइज्ड टू इंश्योर प्रोसीजर्स एंड आइटम्स टू बी टेस्टेड आर नॉट प्रिडिक्टेबल। यस, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब आप पूछोगे ये करेक्ट ऑप्शन है, पेपर में कैसे निकालता, टिक आउट अप्रोच जरा यूज करो, क्या ये आपका आंसर बन सकता है। द ऑडिट टीम शुड कॉम्प्रोमाइज पीपल हु नो द ऑडिट सीनियर एज दिस विल मेक द ऑडिट रन मोर स्मूथली एंड इंक्रीज एफिशिएंटली। भाई अगर आप ऐसे बंदे डाल दोगे टीम में जो कि ऑडिट सीनियर को जानते होंगे, जो वहां पे फाइनेंशियल कंट्रोलर बन गए, तो वो तो फेमिलियरिटी थ्रेट बना देगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं बन सकता। क्या ये ऑप्शन बन सकता है, द फर्म मस्ट रिजाइन एज एन ऑडिटर टू द थ्रेट। नहीं भाई, रिजाइन क्यों कर दें। द ऑडिट सीनियर शुड नॉट बी अलाउड टू बी द फाइनेंशियल, क्यों ना हो वो, वाई नॉट, ही कैन बी द ऑडिट सीनियर, वहां पे वो फाइनेंशियल कंट्रोलर बन सकते हैं, उसको नहीं रोका जा सकता।
ठीक है, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स विद रिस्पेक्ट टू द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय मिलबेरी कॉर्पोरेशन टू द ऑडिट टीम। जो हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 40% का हैंड बैग्स के ऊपर, उसके ऊपर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मेरा क्या होगा, यहां पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द डिस्काउंट मे बी एक्सेप्टेड, नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं एक्सेप्ट करना है, यही तो हम लोगों ने ऊपर बात की थी, तो मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। द डिस्काउंट शुड बी रिजेक्टेड एज इट इज अनलाइकली टू बी अ ट्रिवियल मॉनेटरी अमाउंट। ट्रिवियल होती थी छोटी अमाउंट, यहां पे कह रहे हैं ये अनलाइकली होगा कि ट्रिवियल मॉनेटरी हो। 40% ठीक कह रहे हैं ना कि 40% मेरे लिए ट्रिवियल नहीं होगी ये अमाउंट, तो ये मेरा ऑप्शन बन सकता है, करेक्ट आंसर बन सकता है। आगे देखते हैं, द डिस्काउंट शुड बी रिजेक्टेड एज गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज आर नॉट एक्सेप्टेड एज पर एसीसीए कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट। नहीं भाई, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ शर्त ये कि वो नॉन सिग्निफिकेंट एंड ट्रिवियल अमाउंट की हो, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं बनता। यहां पे वो कह रहे हैं गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटीज बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट कर सकते क्लाइंट से, वी कैन एक्सेप्ट देम। अच्छा तीसरा आखिरी क्या है, ऑडिट मैनेजर अप्रूवल मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर द डिस्काउंट इज एक्सेप्टेड। हाँ ये चीज तो है, लेकिन उसने ऑडिट मैनेजर को तो ही बताया है, मुझे ही तो बताया है, अब मैं अपना ही अप्रूवल दूंगा क्या? तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थोड़ा सा सेंस बना के देखें, जो मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में मैं कौन हूं, हु एम आई मैं एक ऑडिट मैनेजर हूं, और मुझे ही फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहा है कि यार हम लोग आपको ये गिफ्ट देने को तैयार हैं। मुझे ही ऑडिट मैनेजर फाइनेंस डायरेक्टर बोल रहा है कि आपको ये गिफ्ट देने को मैं तैयार हूं, अब मैं ही ऑडिट मैनेजर, मैं अपने से अप्रूवल लूंगा क्या? नहीं, मुझे पता है इस बात का, दोबारा मेरी तरफ ये बात नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता फिर। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है द डिस्काउंट शुड बी रिजेक्टेड एज इट इज अनलाइकली टू बी अ ट्रिवियल मॉनेटरी अमाउंट। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन। अच्छा इससे आगे, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज वेदर और नॉट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट इज लाइकली टू अराइज इन रिलेशन टू टैक्स सर्विसेज रिक्वेस्टेड। टैक्स सर्विसेज में हमने, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि टैक्स रिटर्न हम लोग दे सकते हैं, टैक्स रिटर्न सबमिट करा सकते हैं, यानी हम लोग करवा सकते हैं, इस पे किसी किस्म का सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं उठेगा। तो देर इज नो। अब नो कहां कहां पे आता है, यहां पे आता है और ऑप्शन नंबर डी में आता है। ठीक है, मतलब सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं उठ रहा, तो मैंने नो सेलेक्ट कर लिया कि यहां पे सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं उठेगा। अच्छा, टैक्स एडवाइस के केस में यस सेल्फ रिव्यू थ्रेड आएगा, तो कहां पे यस आ रहा है, एक इधर आता है और एक इधर आता है। अब दोनों कौन से आंसर्स मेरे मैच करते हैं, नो और यस वाले। टैक्स रिटर्न के ऊपर किसी किस्म का सेल्फ रिव्यू थ्रेड नहीं है, ये वाला ऑप्शन। टैक्स एडवाइस के ऊपर सेल्फ रिव्यू थ्रेड है, ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब जरा टेक्निक के ऊपर आए। आप, हम लोगों ने कितने ओटीक्यू सॉल्व किए पूरे पूरे, अब इसके ऊपर मैं इतना इन डेप्थ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बुक को भी मैंने रेफर किया कहीं कहीं पे, मेरा टाइम उस पर भी वेस्ट हुआ। जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे यू विल बी 100% प्रिपेयर्ड, ये रेफरेंस वाले काम आप नहीं कर रहे होंगे, आप जहन में सोचेंगे आंसर टिक करेंगे, मतलब इन शॉर्ट आपका कम टाइम लगेगा जितना हमारा लगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, हर 1 मार्क्स के लिए यू हैव 1.8 मिनट्स अवेलेबल। अगर यहाँ पे 3 मैंने एमटीक्यूज ओटीक्यूज सॉल्व किया, मतलब 30 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। 30 मार्क्स के लिए कितना टाइम होना चाहिए था मेरे पास, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 30, 54 मिनट्स। क्या ये लेक्चर 54 मिनट्स का बन रहा है? अच्छा, लेट सपोज अगर नहीं भी बन रहा, अगर बन भी रहा है, तो पहले तो जरा वो टाइम माइनस करें ना इसके अंदर से, कि जो इतना एक्सप्लेन मैं करूं पेपर में, आप किसी को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहे होंगे, यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, तो यस, 3 MTQs कैन बी डन विद इन 54 मिनट्स। ठीक है, अब यहां पे आज का लेक्चर ये वाला मैं एंड करता हूं। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं, होमवर्क है ये वाला एमटीक्यू, आपने खुद से करना है 16 to 20 वाला। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो आपने मेरे से पूछना है। इसके बाद अगर नीचे आ जाऊं तो 21 to 25 आपने करना है। फिर अगर इससे नीचे आ जाऊं तो 26 से 30 तक आपने करना है, यानी अगले 3 OTQs आपने खुद से करने हैं विद इन 54 मिनट्स, अपने आप को टाइम करके। ठीक है, और ये करने के बाद अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आपने मेरे से सवाल पूछ लेना अपॉन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर 30 नंबर एमटीक्यू, सॉरी एमसीक्यू, जो कि आपका शुरू होगा एक नया सेट 31 से 35 तक का, एंड आई विल सी यू गाइस देयर। ऑलराइट,
अपना ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज डू नॉट हेसिटेट टू आस्क मी। एंड ये जो आप हम लोग की एमटीक्यूज कर रहे हैं ना, कोशिश करें कि इसके सारे लेक्चर्स वन डे में आप कवर अप करें, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं होने वाले। टेक योर टाइम, 1 या 2 दिनों में इनको खत्म करें आप, ताकि आप फिर पास क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकें। ऑलराइट, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।